मैं हामला हुई तो शौहर ने धमकी दी कि बच्चा काला पैदा होना चाहिए वरना तुम्हें तलाक दे दूंगा। हालांकि हम दोनों मियाँ बीवी बहुत गोरे थे। मैं बहुत हैरान होती कि उसे काला बच्चा क्यों चाहिए। तलाक की धमकी की वजह से मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दी ताकि बच्चा काला हो, मगर बच्चा फिर भी सफ़ेद पैदा हुआ। मैं डर गई कि अब शौहर छोड़ देगा। मैंने एक गरीब औरत को पैसे देकर उसका काला बच्चा ले लिया और अपना बच्चा उसे दे दिया। लेकिन यूं ही बच्चे को लेकर घर आई तो कमरे में जाते ही कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी शादी की पहली रात थी और हर दुल्हन की तरह मैं भी घूंघट ओढ़े अपने शौहर का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में बेशुमार अरमान थे और मैं बेचैनी से बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी, क्योंकि रात का 1 बज रहा था और अभी तक मेरा शौहर कमरे में नहीं आया था। आखिर 2 बजे वो कमरे में आया और आते ही मेरा घूंघट उठाया। मैं तारीफ सुनने की मुंतज़िर थी, क्योंकि आज सभी सहेलियाँ मुझे छेड़ रही थीं कि तुम इतनी खूबसूरत लग रही हो कि तुम्हारा शौहर तारीफ करते नहीं थकेगा, मगर मैं दंग रह गई जब बजाय तारीफ के वो कहने लगा कि तुम इतनी सफ़ेद कैसे हो, क्या ये तुम्हारा असल रंग है। मैं कुछ कह भी न पाई थी कि मुझे खड़ा करके कहने लगा, यकीनन ये तुम्हारा असल रंग नहीं है, मेकअप का कमाल है, चलो जाओ जल्दी से मुंह धोकर आओ। मैं हक्का बक्का खड़ी थी कि ये क्या हो रहा है, कोई नई नवेली दुल्हन को इस तरह कहता है। मुझे गुमसुम खड़े देख कर चिल्लाया और कहने लगा कि जाओ मुंह धोकर आओ और अपनी असल शक्ल दिखाओ मुझे। मैं अंदर ही अंदर अपने आंसू रोकते हुए वॉशरूम में चली आई। मैंने सोचा शायद शौहर को शक होगा कि मैं मेकअप से इतनी प्यारी लग रही हूँ और असल में इतनी खूबसूरत नहीं, इसलिए उसने ऐसा किया। जब वो देखेगा कि मुंह धोने के बाद भी मैं हसीन हूँ तो फिर ज़रूर उसका मूड ठीक हो जाएगा। मैं मुंह धोकर आई तो शौहर का हैरत के मारे मुंह खुल गया। वो दंग रह गया। फिर एक ही दम अपनी माँ को ऊंची आवाज़ से बुलाने लगा। मेरी सास आई तो कहने लगा कि ये लड़की ढूंढी है आपने मेरे लिए। मैंने कहा भी था कि मेरी बीवी कोई काली लड़की होनी चाहिए, फिर आपने क्यों इतनी गोरी लड़की से मेरी शादी करवा दी। लेकर जाएं इसे, मैं इसे अपनी बीवी नहीं मानता, मुझे ये पसंद नहीं आई। ये सुनकर सास की रंग फाक हो गई और मेरा तो हैरानी से बुरा हाल था, क्योंकि वो खुद भी हैंडसम था और उसको किसी काले रंग की लड़की से शादी करनी थी। मेरी सास उसको बाजू से पकड़कर बाहर ले गई। थोड़ी देर बाद वो कमरे में आई तो उसके हाथ में एक क्रीम थी। मुझे देखकर कहने लगी कि इसको मुंह पर लगा लोगी तो तुम्हारा रंग काला हो जाएगा और तुम्हारा शौहर तुमसे राज़ी रहेगा। तुम बस दिन भर चाहे जैसी रहो, मगर रात को शौहर के आते ही ये काली बेस मुंह पर लगा लेना। इससे काला रंग बहुत पसंद है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो हो सकता है वो तुम्हें तलाक दे दे। तलाक का नाम सुनकर मैं डर गई और जल्दी से वो काली क्रीम चेहरे, गर्दन और हाथों पर मल ली। कुछ देर बाद मेरा शौहर कमरे में आया तो बहुत खुश हुआ मुझे देखकर और कहने लगा, मेरे सामने ऐसी ही रहना। मैं अब रोज़ ऐसे ही करती, शौहर के आते ही जल्दी से खुद को काला बना लेती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती थी कि जब उसे मालूम था कि मेरा रंग गोरा है, फिर वो ऐसा क्यों कर रहा था। मैंने सास से भी 1-2 बार पूछने की कोशिश की, मगर वो भी चुप रह जाती। कभी कभी मुझे लगता कि दोनों माँ बेटे मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। मेरी शादी को 1 महीना हो गया था। एक दिन मुझे बुखार हुआ तो बिस्तर से उठ ना पाई और ना ही वो क्रीम मुंह पर लगा सकी। शौहर को कमरे में आता देखकर मुझे अपनी असल शक्ल सूरत में देखकर बहुत गुस्सा हो गया और चीखने चिल्लाने लगा। उसने मेरी ख़राब तबीयत की भी परवाह न की और मुझे हाथ से पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया। मैं बाहर दरवाजे के आगे खड़ी रो रही थी कि एक गरीब और काली सी औरत मेरे सामने आकर रुकी। वो बेचारी भी रो रही थी, उसको भी उसके शौहर ने घर से निकाल दिया था क्योंकि वो गोरी नहीं थी। मुझे कहने लगी, मुझे अपनी कहानी सुनाकर तुम अपने दिल का बोझ हल्का कर लो। मैंने उसे अपनी कहानी सुनानी शुरू कर दी कि मेरा नाम ज़ुमर है और मैं अपने घर में सबसे बड़ी हूँ। हम 7 बहनें और भाई कोई नहीं। बेटा पैदा करने के चक्कर में अम्मा और अब्बा ने बेटियों की लाइन लगा दी, मगर किस्मत में बेटा नहीं लिखा था, नहीं मिला। मेरे अब्बा कोई बहुत अमीर इंसान नहीं थे और ना ही बहुत गरीब थे, मगर दिन ब दिन बढ़ती महंगाई और 7 बेटियों की पैदाइश ने उनको वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। हमारे घर में दौलत तो नहीं, मगर जो कोई रिश्ता लेकर आता एक हुस्न ही था जो हम सब बहनों को फुर्सत से अता किया गया था। हम सब बहनें बहुत ही हसीन थीं। हालांकि अम्मी और अब्बा इतने खूबसूरत नहीं थे, फिर भी लोग हैरान होते थे कि इनकी बेटियां कितनी खूबसूरत हैं।
अम्मा और अब्बा पहले मेरी शादी करना चाहते थे, मगर जाने क्या बात थी कि मेरा रिश्ता नहीं आता था, बल्कि छोटी बहनों के लिए रिश्ते आने लगे। अम्मा अब्बा पहले तो इनकार करते रहे कि बड़ी बेटी की शादी करेंगे, मगर मेरी वजह से कहीं दूसरी बहनों की भी उम्र न निकल जाए, इसलिए मैंने छोटी तीनों बहनों की शादियां करवा दी। और फिर एक दिन पांचवी बहन का रिश्ता आया। फिर अमीर लोग थे और लड़का भी काफ़ी हसीन और जमील था, लेकिन बड़ी हैरत की बात हुई। उस औरत ने जैसे ही मुझे देखा तो अम्मी अब्बा से छोटी बहन की बजाय मेरा रिश्ता मांग लिया। मेरे माँ बाप को और क्या चाहिए था, ना जहेज की फिक्र और ना शादी का खर्चा, बल्कि एक अमीर ख़ानदान में उनकी बेटी जा रही थी। उन्हें और क्या चाहिए था। शादी से पहले मैंने और मेरे घर वालों ने बहुत कोशिश की कि किसी तरह लड़के से एक मुलाकात हो जाए, मगर मेरी होने वाली सास हमेशा टाल जाती और बहुत जल्द शादी की तारीख तय कर दी। उनके इस तरह जल्दी मचाने से मैं कुछ शक का शिकार हुई थी, मगर इतना मौका ही ना मिल सका कि तहकीक कर पाती कि मामला क्या है। और असल मामला तो शादी के बाद खुला था कि शौहर को काले रंग की औरत पसंद है। सास को एक बार मैंने कहा भी था कि अगर आपके बेटे को काले रंग की लड़की चाहिए थी तो वही लाते, मुझे ब्याहने की क्या ज़रूरत थी। सास कहने लगी, मुझे लगा कि वो मजाक कर रहा होगा, क्योंकि बचपन से ही वो बहुत हुस्न परस्त रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे सताने के लिए कह रहा होगा। मगर मुझे भी शादी की रात ही पता चला कि वो सीरियस था। मुझे नहीं पता कि कब और कैसे उसकी पसंद बदली, मगर अब तुम्हें हमेशा उसके सामने अपने असल रंग को छुपाना होगा। आज मेरे शौहर ने इसीलिए मुझे घर से निकाल दिया है कि तुम गोरे रंग की हो। वो गरीब औरत मेरी कहानी पर हंसने लगी और फिर रोने लग गई। मैंने हैरानी से पूछा, बीबी तुम्हारे शौहर को काले रंग की औरतें पसंद हैं और मेरे शौहर को खूबसूरत औरतें पसंद हैं। मेरे शौहर ने भी आज गुस्से में मुझे घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसे मेरी सूरत से चिढ़ होती है। उसकी ख्वाहिश थी कि मैं किसी गोरी लड़की से उसकी शादी होती, हालांकि वो खुद भी मेरे जैसा काला है। अभी मैं उस औरत की बातों में खोई हुई थी कि मेरी सास की आवाज़ आई। वो अपने बेटे को दरवाज़ा खोलने का कह रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और सास को आवाज़ देने लग गई। 2 मिनट बाद सास ने दरवाज़ा खोला और मुझे काले रंग की क्रीम लगाकर वापस कमरे में भेज दिया। जिंदगी यूं ही गुजरने लगी। कभी कभी मैं परेशान हो जाती कि आखिर ये मामला क्या है। क्या मेरी सारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरेगी। मैं तो अपने शौहर के साथ कहीं बाहर भी नहीं जाती थी, क्योंकि सब मजाक उड़ाते थे कि देखो कितनी पागल लड़की है। लोग गोरा होने की क्रीम लगाते हैं और ये काले होने की लगाकर आई है। मेरी सास बेचारी मेरी कैफियत को समझती थी, इसीलिए मुझे तसल्ली देती रहती थी। उन्हें परेशानी भरे दिनों में एक खुशखबरी मिली। एक दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मेरी सास मुझे डॉक्टर के पास ले आई। डॉक्टर ने मुझे हामला होने की खुशखबरी सुनाई तो मैं बेतहाशा खुश हुई कि शौहर को ये खुशखबरी सुनाऊंगी तो कितना खुश होगा। हो सकता है उसका रवैया भी मुझसे बदल जाए। रात को जब घर जाकर शौहर को बताया तो मेरी तवक्को के बरअक्स उसने किसी किस्म की खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि ये खबर सुनकर चुप हो गया और थोड़ी देर बाद बोला, हमारा बच्चा काले रंग का पैदा होता है तो ठीक है, वरना मैं किसी सूरत चिट्टे बच्चे को कबूल नहीं करूँगा। अगर तुमने अपने जैसे बच्चे को जन्म दिया तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। वो तो कहकर चला गया, मगर मेरे सर पर आसमान टूट गया कि अब ये क्या बात हुई कि इसे बच्चा भी काले रंग का चाहिए। लोग कहते हैं कि बेटा हो या बेटी मगर खूबसूरत हो, मगर मेरे शौहर की सोच उल्ट है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लड़का होगा या लड़की, मुझे बस बच्चे काले रंग का ही चाहिए। मैं बहुत हैरान होती थी और सोचती थी कि वो आखिर ऐसा क्यों चाहता था। हम दोनों मियाँ बीवी गोरे थे, इस लिहाज से हमारा बच्चा भी गोरा ही होता। काला बच्चा पैदा होने के चांसेस ना होने के बराबर थे। ऐसे में रोज़ उसकी तलाक की धमकी। मैं डिप्रेशन का शिकार होती जा रही थी। मैं किसी सूरत तलाक नहीं ले सकती थी, वो भी अब जबकि मेरे साथ एक बच्चे का साथ भी है। मैंने चॉकलेट खाना शुरू कर दी ताकि मेरा होने वाला बच्चा काला हो। काले रंग की सारी चीज़ें खाने लगी, मुख्तलिफ टोटके करने लगी। मेरी सास अपनी बीमार बहन के पास दूसरे शहर चली गई, वरना वही अपने बेटे को समझाती। जिस दिन अस्पताल जाना था उस दिन तो मेरी बेचैनी अरूज पर थी। मैं दुआएं कर रही थी कि काले रंग का बच्चा पैदा हो,
لیبر روم میں جانے سے پہلے ایک عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ وہ وہی سیاہ فام عورت تھی جو 9 ماہ پہلے مجھے گھر کے دروازے پر ملی تھی، اور ابھی بھی وہ رو رہی تھی۔ اس نے مجھے بھی پہچان لیا تھا۔ میرے پوچھنے پہ کہنے لگی کہ باجی میری بھی آئی ڈلیوری ہے۔ میرے خاوند نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے گورے رنگ کا بچہ پیدا نہ کیا تو مجھے چھوڑ دے گا۔ کہنے لگی باجی آپ ہی بتاؤ، میاں بیوی کالے ہوں تو بچہ کیسے گورا ہوگا؟ مگر یہ بات اسے کون سمجھائے۔ میں نے اسے تسلی دی اور لیبر روم میں چلی گئی۔ میں نے جیسے حساب سے کالے رنگ کی چیزیں کھائی تھیں، مجھے امید تھی کہ میرا بچہ اب کالا ہوگا، مگر جب نرس نے گورا چٹا پیارا سا بچہ میری گود میں لا کر دیا تو میں رونے لگ گئی کہ اب میرا کیا ہوگا، شوہر چھوڑ دے گا۔ اچانک ایک خیال میرے ذہن میں آیا۔ میں نے نرس سے پوچھا اس عورت کا بچہ کیسا پیدا ہوا ہے؟ نرس کہنے لگی باجی وہ بھی رو رہی ہے، اس کا بچہ تو نہایت کالا پیدا ہوا ہے۔ میرے دماغ میں ایک دم مسئلے کا حل آ گیا۔ میں نے اس غریب عورت کو کچھ پیسے دیے اور اپنا بچہ دے کر کہا کہ تم اپنا بچہ مجھے دے دو اور میرا تم لے لو، اس طرح ہم دونوں کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ وہ بیچاری بھی مان گئی۔ میں نے بچے بدل لیے اور نرس کو بھی کچھ رقم دے دی کہ ہمارے شوہروں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ لیکن میں جوں ہی بچے کو لے کر گھر آئی تو اپنے کمرے میں جاتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے بالکل میرا شوہر تھا اور اس نے خود پر شاید وہی کریم لگا رکھی تھی جو میں لگاتی تھی۔ اپنے چہرے، گردن اور ہاتھوں پر پوری طرح سے لیپ رکھا تھا۔ وہ کوئی بہت ہی عجیب چیز لگ رہا تھا۔ اپنے آپ کو وہ آئینے میں دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا تھا۔ میں نے اسے پہلے ایسا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ایک دم وہ گھوم کر مڑا تو میری طرف دیکھتے ہی شرمندگی سے اس کی نظریں جھک گئیں۔ کہنے لگا میں بس یہ کریم لگا کر دیکھ رہا تھا کہ اگر میں کالا ہوتا تو کیسا ہوتا۔ میں نے خاموشی سے اس کے آگے بچہ رکھ دیا۔ وہ بچے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور چومنے لگا، اور میں سوچ رہی تھی کہ اب بس بہت ہو گیا، مجھے یہ راز معلوم کرنا ہوگا کہ اس حد درجہ پسندیدگی کی وجہ کیا ہے۔ مرد تو ایسے بچے برداشت نہیں کرتے، اور وہ کیسے خوش دکھائی دے رہا ہے۔ میرے شوہر نے بچے کی ساری ذمہ داری سنبھال لی، اسے خود دودھ پلاتا، اس کے کپڑے بدلتا، یہاں تک کہ اس کا پیمپر بھی وہ خود ہی بدلتا تھا۔ میں بھی بچے سے دور دور رہتی تھی اور وہ بھی کوشش کرتا تھا کہ اس کے پاس ہی رہے۔ مجھے اس بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنے بچے کی یاد آتی تھی جو نہ جانے کس حال میں تھا۔ میں تو اس عورت کا ایڈریس بھی نہیں جانتی تھی، ورنہ ایک بار جا کر اسے دیکھ لیتی۔ کچھ دنوں بعد ساس بھی آ گئی۔ اسے وہ بچہ دیکھ کر مایوسی ہوئی۔ کافی دیر تک وہ اس بچے کو اور مجھے دیکھتی رہی جیسے اسے مجھ پر شک ہو رہا ہو، مگر جب وہ کچھ نہ بولی تو میں بھی سکون میں آ گئی۔ ایک دن میں فارغ تھی تو سوچا کمرے کی تفصیلی صفائی کر لوں، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی بس اوپری صفائی ہی ہوتی رہی تھی۔ میرے شوہر کام پر تھا اور ساس بچے کے ساتھ تھی، اس لیے میں نے صفائی کرنی شروع کر دی۔ اچانک صفائی کرتے ہوئے ایک ایسی چیز ہاتھ لگی جس سے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ کچھ انجیکشن تھے جو مجھے سب سے نچلی دراز کے خانے سے ملے۔ پہلا خیال میرے ذہن میں یہی آیا کہ کہیں میرا شوہر نشہ تو نہیں کرتا، مگر پھر اس خیال کو میں نے اپنے دماغ سے نکال دیا۔ مجھے 1 سال ہو گیا تھا اس کے ساتھ رہتے ہوئے اور ابھی تک ایسا کچھ دیکھنے کو نہیں ملا تھا، تو پھر یہ انجیکشن کیوں تھے یہاں؟ میں نے پھر سوچا کہ شاید یہ فالتو سامان ہو میری شادی سے پہلے کا، اس لیے میں نے وہ تمام انجیکشن باسکٹ میں پھینک دیے۔ مجھے کچھ خالی کیپسول بھی ملے، شاید وہ شادی سے پہلے بیمار تھا۔ اوپر والی دراز میں کچھ کاغذ بھی رکھے ہوئے تھے جو دوسرے کاغذات سے الگ تھے اور لفافے میں بند تھے۔ ابھی میں ان کو دیکھنے ہی لگی تھی کہ میری ساس آواز دینے لگی۔ میں اس کے پاس گئی تو کہنے لگی اپنا بچہ سنبھالو، میری بس ہو گئی ہے، مجھے تو ویسے بھی یہ کسی لحاظ سے اپنا پوتا نہیں لگتا۔ میں سن رہ گئی کہ ساس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے ورنہ سب گڑبڑ ہو جاتی۔ شام کو میرا شوہر آیا تو بچے کے لیے بہت سی چیزیں لایا۔ میں اب بھی منہ پر روز اس کے آنے سے پہلے کریم لگاتی تھی۔ اس دن میں اس عورت کو ڈھونڈنے گھر سے نکلی جس کو میں نے اپنا بچہ دیا تھا۔ میں اسے تلاش کرتے کرتے اپنے علاقے سے کافی دور نکل آئی تھی۔ مایوس ہو کر واپس آنے لگی تھی کہ جب میری نظر اپنے شوہر پر پڑی۔
वो गाड़ी में कहीं जा रहा था, ये उसके ऑफिस वाला एरिया तो नहीं था। तजस्सुस में मैं भी रिक्शे पर बैठ गई और उसके पीछे चली गई कि देखूं यहाँ क्यों है। मेरा ख्याल था कि शायद उसका कोई चक्कर चल रहा हो, मगर उसे एक क्लिनिक के सामने रुकते देखकर मैं दंग रह गई। वो भला यहाँ क्यों आया था? अच्छे से समझ गई थी। इस क्लिनिक के दरवाजे पर बड़े बड़े अल्फाज में लिखा हुआ था कि गोरे रंग पाने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाएं। मेरा शौहर तो पहले ही इतना गोरा था, फिर भला उसे क्यों यहाँ आने की ज़रूरत थी? उसे तो काला रंग अच्छा लगता था। गोरे लोगों से उसे नफरत थी। फिर उस क्लिनिक में आने का मकसद? मैं हैरान होते हुए वापस आ गई। बार बार दिमाग में वही सोच आ रही थी। उसी रात मैंने आधी रात को उसे चोरी छुपे उठते देखा। वो शायद निचली दराज में कुछ ढूंढ रहा था। बेख्तियार मेरे जहन में वो कैप्सूल और इंजेक्शन आ गए जिन्हें मैंने एक्सपायर ख्याल करते हुए फेंक दिया था। अगले दिन भी बच्चा सास के हवाले करके मैं उसके पीछे पीछे चली गई। वो एक मशहूर फार्मेसी से कुछ खरीद रहा था। जैसे ही वो बाहर निकला मैं फौरन अंदर गई और पूछा कि अभी जो शख्स बाहर निकला है वो क्या खरीद कर गया है। वो आदमी कहने लगा, रंग गोरा करने वाले ख़ास कैप्सूल जो बाहर के मुल्क से मंगवाए जाते हैं और कुछ इंजेक्शन। मेरी तो ज़मीन ही घूम गई। मुझे अपने शौहर पर बेतहाशा गुस्सा आया कि खुद के गोरे होने की इतनी फिक्र है और मुझे काला बनाने पर तुला रहता है। मैंने रात तक बमुश्किल इंतज़ार किया और जैसे वो घर में दाखिल हुआ तो मैंने सास को भी कमरे से बाहर बुला लिया। दोनों हैरान थे। मैंने शौहर के सामने अपने चेहरे से क्रीम साफ करनी शुरू कर दी। उसके चेहरे का रंग बदलने लगा। सास घबरा गई। कहने लगी, क्या कर रही हो? जानती हो ना उसे गोरा रंग पसंद नहीं है। मैंने कहा, अगर पसंद नहीं है तो फिर ये खुद गोरा होने के लिए इतने महंगे महंगे इंजेक्शन क्यों लगाता है, कैप्सूल क्यों खाता है? मैंने उसे क्लिनिक जाते देखा था और वहाँ गोरा रंग करने के लिए ख़ास किस्म का इलाज किया जाता है। सच तो ये है कि आपका बेटा भी पहले काले रंग का था और अब इंजेक्शन लगवा कर ये गोरा बन बैठा है। सास और शौहर की रंगत फाक हो गई। सास अकला कर कहने लगी, क्या बकवास कर रही हो? ये सब झूठ है। मैंने एक पुराना एल्बम उनके सामने कर दिया जो मुझे उस दिन सफाई के दौरान मिला था। उसमें सास ने सारी तस्वीरों में एक ही बच्चा उठा रखा था जो काले रंग का था, और वो यकीनन उसका बेटा था जो अब जवानी में खुद को गोरा बनाए बैठा था। मेरा शौहर ये सब सच बर्दाश्त न कर सका और चीखने लगा, तुम सब लोग एक जैसे हो, काले रंग के, इंसान को कुछ समझते नहीं हो, इसलिए ये सब किया। तुम दुनिया वाले बहुत गंदे हो। मेरी सास ने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया और मुझे कहने लगी, मेरे शौहर का रंग काला था, इसी वजह से मेरे बेटे का रंग भी काला था, लेकिन उसे हमेशा मजाक का निशाना बनाया गया। स्कूल और कॉलेज में उसे ताने दिए जाते और ख़ानदान वाले भी बाकी खूबसूरत बच्चों के साथ उसका मुवाजना करते रहते। इन सब अवामिल ने मेरे बेटे को तन्हाई पसंद और चिड़चिड़ा बना दिया। वो खुद से नफरत करने लगा। बहुत सारे साल उसने ऐसे ही गुजार दिए। फिर ज़माना बदला और टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई तो मार्केट में रंग गोरा करने वाली क्रीमें आ गई। मैंने अपने बेटे को वो इस्तेमाल करवाई तो वक्ती तौर पर रंग गोरा होता तो सब और मजाक बनाते क्योंकि सब उसके असल रंग से आगाह थे। मैं और मेरा शौहर उस सब से बहुत तंग आ चुके थे, इसलिए बेटे को लेकर इस शहर आ गए और गोरा रंग करने वाले महंगे तरीन इंजेक्शन अपने बेटे को लगवाने शुरू कर दिए, जिससे पूरे जिस्म का रंग गोरा हो जाता है। लेकिन तब तक मेरे बेटे की सोच बहुत तलख हो चुकी थी। मगर मुझे इसका अंदाज़ा तब हुआ जब उसने शादी की पहली रात ही तुम्हारे साथ बुरा सलूक किया। वो बुरा नहीं है, बस वो उस काले और गोरे के चक्कर में बहुत बुरी तरह उलझ चुका है। सारी कहानी मेरी समझ में आ गई थी, इसलिए मैंने सास से पूछा, आपने अपने बेटे को साइकेट्रिस्ट को दिखाना था। ये एक तरह से जहनी बीमारी है। वो काले रंग को पसंद नहीं करता, बस ऐसे लोगों को देखकर अपनी हिस्स को तस्कीन करता है। उसे नफ्सियात के डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मेरी सास तड़प कर कहने लगी, वो पागल तो नहीं जो उसे डॉक्टर के पास ले जाऊं। मैंने अपनी सास को तसल्ली दी और कहा, ज़रूरी नहीं कि पागल ही डॉक्टर के पास जाएं। ज़रा सी तलखी, गुस्सा, चिड़चिड़ापन इंसान के दिमाग को उलझा कर रख देता है और वो समझ नहीं पाता कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। फिर मैंने मौका देकर सास को सारी सच्चाई बता दी कि ये बच्चा मेरा नहीं। मेरी सास ने मुझे कुछ नहीं कहा। वो एक अच्छी औरत थी और मेरा दुख सुख समझती थी।
اگلے دن ہم نے میرے شوہر کو ہسپتال داخل کروا دیا، جہاں سائیکیٹرسٹ اس کا علاج کرنے لگے، اور میں اور میری ساس اس ہسپتال گئے جہاں میری ڈلیوری ہوئی تھی۔ ہسپتال کے کاغذات سے اس عورت کا ایڈریس نکالا اور وہاں پہنچ گئے۔ وہ بیچاری بہت برے حال میں تھی، اس کے شوہر نے اسے چھوڑ دیا تھا اور وہ اکیلی بچے کو پال رہی تھی۔ میں اپنے بچے کو اور اسے اپنے گھر لے آئی، اسے اس کا بچہ واپس کیا، اور مجھے میرا 2 ماہ کے بعد میرا شوہر بھی دماغی لحاظ سے بالکل ٹھیک ہو کر آ گیا۔ ساس میری نہایت شکر گزار تھی کہ میں نے اس کی سوچ بدلی، ورنہ اگر علاج نہ ہوتا تو وقت کے ساتھ ساتھ دماغی عارضہ بڑھتا رہتا۔ ہم سے 90% لوگ خود کو نارمل سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید صرف پاگل ہی نفسیات والے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، حالانکہ ڈپریشن، غصہ اور پریشانیاں یا بچپن کا کوئی خوف اگر دماغ میں ہو تو ایسے حالات میں خود کو نفسیاتی طور پر بہتر بنانا چاہیے، تاکہ اپنے ساتھ اپنے پیاروں کا بھی خیال رکھ سکیں۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔